प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना के चलते आप नियमित कक्षाओं में नहीं आ पा रहे हैं। उसी के चलते आप ई व्याख्यान के माध्यम से अपने अध्ययन को जारी रख रहे हैं। मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीणा, सहाचार्य हिंदी विभाग, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर, आप सभी का ई व्याख्यान में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम एमए पूर्वार्ध के प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आज उसी प्रश्न पत्र के एक बिंदु आलोचना पर विचार करेंगे। आलोचना का अर्थ क्या है, कैसे इसका उद्भव हुआ, इसके बारे में विद्वानों की क्या राय है। अतः ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए मैं अपने मूल बिंदु पर आता हूँ कि आलोचना क्या है। आलोचना शब्द विशेष प्रकार से देखने के अर्थ को प्रकट करता है। यह संस्कृत की लुच धातु में ल्युट प्रत्यय जोड़कर लोचन शब्द बनता है। पुनः स्त्रीवाचक टाप प्रत्यय जोड़कर लोचना और आ उपसर्ग जोड़ने से आलोचना शब्द व्युत्पन्न होता है। साहित्यालोचन के लिए समालोचना, समीक्षा शब्दों का प्रयोग भी साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में मिलता है। संस्कृत काव्यशास्त्र में समीक्षा शब्द का व्यवहार अंतर्भाष्य, अवंतरार्थ, विच्छेद समीक्षा के रूप में मिलता है। इसलिए संस्कृत में समीक्षा पद्धतियों के लिए आचार्य, टीका, शास्त्रार्थ, सूक्ति, खंडन और लोचन पद्धति आदि रूप मिलते हैं। यहाँ पर अभी समालोचना शब्द भी आलोचना के पर्याय के रूप में आया है। साथ ही समीक्षा शब्द का भी उल्लेख हुआ है। तो साथ साथ में समालोचना शब्द का अर्थ क्या है उसे भी हम स्पष्ट करते हुए चलें। चारों ओर से भली प्रकार से देखना। समालोचना शब्द कैसे व्युत्पन्न हुआ है? सम प्लस आ प्लस लोचन प्लस आ, इस प्रकार समालोचना शब्द बना है। समीक्षा शब्द का भी यही अभिप्राय है। सम प्लस इक्ष प्लस आ, समीक्षा यानी चारों ओर से भली प्रकार से देखना। और
अगर गहराई से अपन देखें तो साहित्य के क्षेत्र में या काव्य के क्षेत्र में किसी ग्रंथ को पढ़कर उस ग्रंथ की खूबी और खामी यानी अच्छाई और बुराई यानी उसकी कमियां और अच्छाइयां व्यक्त की करे, वही आलोचना है। पहले तो साहित्य को देखना और परखना ही कोई साधारण कार्य नहीं है। भली प्रकार से देखना तो और भी कठिन है, और चारों ओर से भली प्रकार से देखना सचमुच प्रतिभावान व्यक्तियों का ही कार्य है। यानी कहने का तात्पर्य आलोचना, समालोचना, समीक्षा आदि कार्य साधारण जन का कार्य नहीं है, विद्वत जन का कार्य है जो विद्वता रखते हैं। इसलिए पाश्चात्य साहित्य के विद्वान प्राय इस मत के पोषक हैं कि साहित्यिक समालोचना सबका क्षेत्र नहीं, केवल मस्तिष्क वाले व्यक्तियों का ही कार्य है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो बुद्धिमान है, जो तार्किक शक्ति रखते हैं, तर्क के अर्थ पर अच्छाई, उपयोगी और अनुपयोगी या खूबी और खामी को पहचान सके, वही आलोचक बन सकता है या आलोचना कर सकता है। इसीलिए पाश्चात्य देशों में केवल मस्तिष्क वाले व्यक्तियों का ही कार्य है, यानी मस्तिष्क वाले यानी विद्वान व्यक्ति ही आलोचना के क्षेत्र में अग्रणी हो सकते हैं या अग्रसर होते हैं। वेन जॉनसन ने कहा है कि कवियों को केवल कवि ही समझ सकते हैं, और सब कवि नहीं, केवल उत्कृष्ट ही। कवियों को केवल कवि ही समझ सकते हैं, सभी कवि नहीं, बल्कि उत्कृष्ट कवि ही समझ सकते हैं। इस प्रकार आप भली भांति समझ गए होंगे कि कवि को केवल कवि ही समझ सकते हैं, यानी खग ही जाने खग की भाषा, यानी पक्षी ही पक्षी की भाषा जान सकता है, यानी बुद्धिमान ही किसी काव्य की अच्छाई या उसमें खामी को सबके सामने ला सकता है। अन्यथा साधारण जन वाई में लकीर का फकीर बनकर ही सामने आता है। कवि सर्जन करता है, वह कुम्हार की तरह अपने पात्रों को रचता है। यानी यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कवि सर्जन करता है। सर्जन करता यानी काव्य की रचना करता है, और वह कुम्हार की तरह अपने पात्रों की रचता है। यानी कुम्हार जिस तरीके से घड़े को बनाता है, वैसे ही कवि अपने पात्रों को रचता है। यानी आप थोड़ा गौर करेंगे तो आप भली भांति यह समझ पाएंगे कि कवि जो भी है कोई रचना करता है, रचना का निर्माण करता है या सृजन करता है। जैसे अपन प्रसाद को ही लें, प्रसाद ने कामायनी नामक महाकाव्य लिखा। कामायनी में उन्होंने मनु पात्र को रचा, ईड़ा को भी रचा, श्रद्धा को भी रचा। इस प्रकार यानी
लेखक एक ही है, परंतु उनकी विविध आयामी सोच देखिए। वही मनु बन रहे हैं, वही श्रद्धा बन रहे हैं, वही ईड़ा बन रहे हैं, वही लज्जा को भी रूपायित कर रहे हैं। तो इस प्रकार कि जिस प्रकार कबीर कहता है गुरु के माध्यम से या गुरु के संदर्भ में कि गुरु कुमार शीस कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, भीतर हाथ साहर दे, बाहर बाहे चोट। यानी जिस प्रकार एक गुरु है अपने शिष्य को डांटता भी है, फटकारता भी है, अंत में उसे रास्ते पर लाकर उसको यानी शिक्षा में प्रवृत्त करके यानी उसको भली भांति विद्या की ओर उन्मुख करके उसको सहलाता भी है, यानी कहने का तात्पर्य उसको स्नेह भी करता है। इसी प्रकार ब्रह्मा की तरह ही अपनी एक सृष्टि बनाता है, यानी आलोचक है वह भी कवि की रचना से मूल तत्व को या सार तत्व को निकालकर जन के सामने रखता है। अंग्रेजी शब्द पोएट का भी यही अर्थ है। पोएट शब्द के मूल धातु में पोलियो POLEO है, जिसका अर्थ होता है सृजन करना। अतः कवि या पोएट का अर्थ होता है सृष्टा। विधि की चित्र विचित्र सृष्टि को अपने भावों और अनुभवों द्वारा कवि परखता है, उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। गुलाब राय जी के शब्दों में कवि संसार से उत्पन्न अपनी भावात्मक और विचारात्मक प्रतिक्रिया को प्रकाश में लाता है। इसके द्वारा वह जग और जीवन की व्याख्या करता है। अंग्रेजी के आचार्य कवि मैथ्यू अर्नाल्ड ने भी कहा है कि कविता जीवन की व्याख्या है। अतः कवि जीवन के विवेचन के लिए विधि की सृष्टि के अनुरूप कल्पना द्वारा अपनी एक सृष्टि बनाता है, इसलिए उसे सृष्टा कहते हैं। विधि की सृष्टि को कवि परखता है, कवि की सृष्टि को आलोचक। देखो यहाँ मूल बात निकल कर आती है कि विधि की सृष्टि को कवि परखता है, यानी विधि यानी भगवान की जो बनाई है सृष्टि है उसको कवि परखता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पहुँचे न रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि है वो अपनी दूरदर्शिता से बहुत दूर की बात सामने ले आता है। कवि की सृष्टि को आलोचक, और कवि जो संसार को देखकर भांपकर महसूस कर जो काव्य रचता है उसको आलोचक परखता है। कवि विधि की सृष्टि की व्याख्या करता है, आलोचक कवि सृष्टि की। विधि की आनंदमयी सृष्टि को देख कवि प्रसन्न होता है और भूरी भूरी प्रशंसा करता है। जैसे प्रसाद कहते हैं, अरुण यह मदमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तथा अप्रिय अंगों पर नाक भौं सिकोड़ता है और भला बुरा कहता है। जैसे बिहारी के संदर्भ में, बिहारी का आपने शायद वह पद पढ़ा हो सत्सई में, इत आवत उत जात चली 6-7 एक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। तो आचार्य शुक्ल ने बिहारी की विरहिणी नायिका को पेंडुलम की उपाधि दी है। पेंडुलम से आप आज से समझ गए होंगे, जो दीवार घड़ी होती है, दीवार पर जो टंगी रहती है उसमें नीचे पेंडुलम होता है, वो इधर से उधर हिलता रहता है और वो गतिमान रहती है। तो ऐसी ओछी
सृष्टि पर आलोचक नाक भौं सिकोड़ता है और भला बुरा भी कहता है और उसे सावचेत भी करता है, यानी किसको? कवि को, कि यह सृजक का सही रूप नहीं है। आलोचक भी कवि की प्रशंसा योग्य रचनाओं का बखान करते हुए आघाता नहीं और आक्षेप योग्य अंशों पर अपनी अरुचिपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त किए बिना नहीं रहता, यानी जो अच्छा है उसे वो सराहता है और जो उचित नहीं है उसके लिए वह प्रतिक्रिया भी देता है। अतः विधि का निरीक्षक कवि है और कवि का निरीक्षक आलोचक। इस प्रकार आप आज आलोचना का अर्थ बखूबी समझ गए होंगे। साथ ही आलोचना करते हुए आलोचक का दायित्व क्या है, इसके बारे में भी आप बखूबी जान गए होंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।